आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम पर्यावरण की क्लास करने वाले हैं। ये जो पर्यावरण क्लास है इसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे, वेरी IMP क्वेश्चंस होंगे और आपके प्रयोगशाला प्रचारक है, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक आने वाले एग्जाम के लिए वेरी IMP होने वाला है। और पर्यावरण की जो क्लास है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आता जाएगा भाग में 1, 2, 3 ऐसा करके। तो आप भी हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम क्लास उपलब्ध है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पर्यावरण का क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता का भंडार किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, जैव विविधता का भंडार किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है। आपका पहला जो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय डेसर्ट वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सामान्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय डेसर्ट वन किसे कहा जाता है। डेसर्ट मतलब होता है जो रेगिस्तान टाइप से जो वन होता है उसको डेसर्ट कहा जाता है, लेकिन इसमें जैव विविधता भंडार नहीं हो सकता, अतः ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बहुत सारे जीवों का उपस्थिति पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। उष्णकटिबंधीय सामान्य क्षेत्र ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब मैं बताता हूँ जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता को इंग्लिश बायोडायवर्सिटी कहा जाता है और जैव विविधता का मतलब होता है किसी भी वन पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे जीव जंतु को पाए जाना, पेड़ पौधा का पाए जाना और उस पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का उनका एक संख्या में पाए जाना जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहलाता है। चलो आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। पूरी संसार में यानी विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ के जो वन है वहाँ पे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पाया जाता है। ऑप्शन है श्रीलंका, तो श्रीलंका होगा नहीं, है ना। श्रीलंका छोटा सा देश है, उसके बोला जा रहा है सर्वाधिक जैव विविधता, तो श्रीलंका लॉजिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया के आधा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं थाईलैंड, थाईलैंड आएगा क्या, थाईलैंड भी नहीं आएगा। अगला है ब्राजील, तो ब्राजील बिल्कुल आएगा। अब मैं बता देता हूँ संसार के सर्वाधिक जो जैव विविधता ब्राजील देश में पाया जाता है, ब्राजील देश के वनों से। कारण है कि ब्राजील जो है एमेजॉन वर्षावन से लगा हुआ है। एमेजॉन के नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। एमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है उससे ब्राजील लगा हुआ है। यहीं के जो वन है सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु, ऐसे जंतु जो एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है साइंटिस्ट द्वारा, वो भी जीव जंतु यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो यही संसार के सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश बन जाता है। चलो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम जैव विविधता का शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन है आर ब्राउन। इन्होंने ही नहीं किया था, है ना, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन, आर ब्राउन का मतलब होता है रॉबर्ट ब्राउन, इन्हें केंद्रक के बारे में बताया था। अगला है WG रोजेन। हाँ, WG रोजेन ने क्या किया था, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। WG रोजेन, है ना। टी एडिशन इन्होंने तो किया नहीं था, है ना, और W क्रिक इन्होंने भी नहीं किया था। ये तो DNA से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WG रोजेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को वेरी IMP है आगामी पेपर के लिए, तो आपको अच्छे से नोट करते चलना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है शुरू से लेकर अंत तक। आप लोग कई लोग हैं वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो, इसलिए आपको अच्छे समझ में नहीं आता, फिर बाद में कमेंट में किए रहते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ किया गया है। ऑप्शन है पहला भोपाल, ठीक है, कोलकाता, श्रीनगर, मुंबई। तो भोपाल नहीं होगा, है ना,
यहाँ पर श्रीनगर भी नहीं है और मुंबई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल मतलब जंतु से रिलेटेड जो सर्वे है उनकी जो हेड है इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया है। आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडियन हिस्ट्री में अधिकतर जो कार्यकाल हुए हैं कोलकाता में, बहुत सारे फोर्ट की स्थापना अंग्रेजों द्वारा किया गया है, अधिकतर चीज की स्थापना कोलकाता में किया गया है ना। तो इसी कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय वन प्रबंधन, है ना, वन प्रबंधन मतलब होता है फॉरेस्ट का मैनेजमेंट। चलिए ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, हरिद्वार और अल्मोड़ा। तो देहरादून में है क्या? नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भोपाल में, जी हाँ बिल्कुल भोपाल में है, हरिद्वार में तो नहीं है और अल्मोड़ा में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अवस्थित है। अब एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है पहले भी कई बार आ चुका है। देखो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, एमपी पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस बायोस में, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाया जाता है? यहाँ पर बायोस ना होकर के क्या हो जाएगा? बायोम हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता है बायोम, ठीक है, याद रखिएगा, इसको पढ़ा जाता है बायोम, ठीक है। अब किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन है रूम सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम और टैगो बायोम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा देखते हैं। रूप सागरीय बायोम में उत्पादकता सर्वाधिक होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है मानसूनी बायोम में होगा क्या? उसमें भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विषुवतीय वन बायोम में पाया जाएगा, बिल्कुल इसमें उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता है सर्वाधिक पाया जाता है। टैगो बायोम में नहीं पाया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विषुवतीय वन बायोम में जो प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक पाया जाता है। अब मैं बता देता हूँ बायोम का मतलब क्या होता है। बायोम का मतलब होता है एक विस्तृत बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, साथ ही साथ अलग अलग वैरायटी के अलग अलग विभिन्न जैविक विविधता यानी कि बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और एक दूसरे से जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे से अनुकूलित है, तो जीवन जीने के लिए इसी को बोला जाता है बायोम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है आईएएस में आया हुआ था, आईएएस जो परीक्षा हुआ था इसके में आया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ठीक है, साल, सागौन जो शीशम है किस बायोम के वृक्ष हैं? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं इसका लेवल क्वेश्चन का बीपीएससी इसको पूछा था इस सवाल को। आपका ऑप्शन है मानसूनी बायोम, रूम सागरी बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम और मानसूनी सदा बहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। मानसूनी बायोम होगा क्या, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानसूनी बायोम हो जाएगा, ठीक है। रूम सागरी बायोम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सागरी से संबंधित होता है ना। तो ये तो नॉर्मल भूमि में पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। विषुवत रेखा में भी नहीं पाया जाता ये, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। और मानसूनी सदाबहार है क्या? नहीं, मानसूनी सदाबहार नहीं है। जो और पौधे सदाबहार रहते हैं उसी को सदाबहार ही बोला जाता है, लेकिन साल, सागौन सदाबहार है क्या? नहीं है। सो आता है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसूनी बायोम है। अब बायोम का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, एक विस्तृत बहुत बड़ा भौगोलिक एरिया जहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे एक साथ निवास करते हैं और एक साथ जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित यानी अडेप्टेशन होते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर है ए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सुंदर वन का उदाहरण है। भारत का सुंदर वन उदाहरण है, किसका उदाहरण है भारत का सुंदर वन? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसीलिए बीपीएससी में इसको और पूछा गया है। देखिए है ना, भारत का सुंदर वन का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है। तो शीतोष्ण वन है, ऑप्शन में सदाबहारी वन है, ज्वारी वन है और रूम सागरीय वन है। तो शीतोष्ण वन हो जाएगा क्या? नहीं, शीतोष्ण वन ऐसे वन को
रूपी वन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सदाबहारी वन है क्या? नहीं। सदाबहारी वन जो सदा हरा भरा रहता है सदाबहारी वन बोला जाता है, ये गलत हो जाएगा। ज्वारी वन है क्या? हाँ बिल्कुल, ये ज्वारी वन है। ठीक है, भारत का सुंदर वन ज्वारीय वन है। और रूम सागरीय वन है क्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। रूम सागरीय वन नहीं हो सकता। अब बोलता हूँ ज्वारी वन के बारे में बताता हूँ। भारत का सुंदर वन है ना, सुंदर वन में पाया जाता है मैंग्रोव। मैंग्रोव वन होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उनकी जड़ एक दूसरे से एकदम गुथा होता है। ठीक है, वही सुंदर वन का उदाहरण है ज्वारीय वन, जिनके भी जड़ एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं और वो पौधे एक दूसरे एकदम से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये सही आंसर इसका हो जाएगा और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है जिसको पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। देखिए क्वेश्चन के लेवल आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से 7 जुलाई। 1 जून से 7 जून मनाते हैं क्या? कभी नहीं मनाते। 1 मई से 7 मई कभी नहीं मनाते। 1 अगस्त से 7 अगस्त नहीं मनाते। सिर्फ 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरी एमपी है। पर्यावरण में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा सहभोजिता के उदाहरण है? ठीक है, अगर आपको सहभोजिता से रिलेटेड बायोलॉजी क्लास करना है तो आप बिल्कुल हमारे क्लास से जुड़ सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन में। इसके बारे में डिटेल वीडियो यहाँ पे डल चुका है सहभोजिता के बारे में। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है पत्थर और मनुष्य, पेड़, गाय और बगुला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पत्थर और मनुष्य सहभोजिता के उदाहरण हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, है ना, इसमें कोई मेल नहीं है। पेड़ और पेड़ हो सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकते, है ना। ये एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं क्या? नहीं। एक को फायदा दूसरे को नुकसान होता है क्या? नहीं, है ना। चलिए गाय और बगुला, तो गाय और बगुला सहभोजिता का उदाहरण है कि नहीं? तो बिल्कुल है, गाय और बगुला सहभोजिता का उदाहरण है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, नहीं हो सकता क्योंकि हमें आंसर दिख चुका है गाय और बगुला। ठीक है, गाय और बगुला सहभोजिता का उदाहरण कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। कोई भी गाय है, बैल है, और गाय और बैल के आसपास बगुला क्या करता रहता है? मंडराता रहता है। और गाय और बैल के जो शरीर में कोई खून चूसने वाला कीड़ा रहता है उसको बगुला अपने चोंच से निकाल के खाने लगता है। इससे बगुला को तो उनका भोजन मिल जाता है, लेकिन गाय को बगुले के इस कार्य से, इस हरकत से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता और बगुलों को अपना भोजन मिल जाता है और गाय को कोई नुकसान नहीं होता। तो यही कहलाता है सहभोजिता, जिसमें एक प्राणी को फायदा होता है और दूसरे प्राणी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सो ये चीज सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय और बगुला। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ऑप्शन है मिट्टी पर, वायु पर, मानवीय कारण पर और प्रकाश पर। तो मिट्टी पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता, मिट्टी पर निर्भर, है ना। हमारा जो नाक है ना, वो भी का फूलना बंद होना मिट्टी पर निर्भर करता है? नहीं करता। इसी प्रकार से पेड़ पौधों का जो रंध्र है मिट्टी पर निर्भर नहीं करता, मिट्टी भी, ठीक है, मिट्टी से इसका कोई लेन देन नहीं है। मिट्टी पर सिर्फ इसलिए निर्भर किया जाता है पेड़ पौधे के कि वहाँ से खनिज लवण अवशोषित किया जाता है, तभी ये मिट्टी पर निर्भर करता है पेड़ पौधा, लेकिन रंध्र इससे कोई मतलब नहीं रखता। चलिए वायु पर जो रंध्र का खुलना बंद होना वायु पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। ठीक है, अगला है मानवीय कारण पर, इस पर भी कोई निर्भर नहीं करता। मानवीय कारण क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को, रंध्रों को काट के हटा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इन पर निर्भर नहीं करता। अगला है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश पर। तो जी हाँ, प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश के आते ही रंध्र खुल जाते हैं, फिर प्रकाश के बंद होते पर रंध्र भी बंद हो जाते हैं, ये पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, तो रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश पर, यानी कि लाइट पर निर्भर करता है।
इसको याद रखिएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, अल्पदीप्तिकाल पौधे किसे कहते हैं? ऑप्शन है मूंगफली, सरसों, तंबाकू और उपयुक्त सभी। तो आप बताइएगा अल्पदीप्तिकाल पौधे किसे कहते हैं? ऑप्शन 4 है, तो इसमें से मूंगफली होगा क्या? नहीं होगा अल्पदीप्तिकाल पौधे। सरसों है क्या? सरसों भी बिल्कुल नहीं है अल्पदीप्तिकाल पौधे। तंबाकू क्या है क्या? जी हाँ, तंबाकू बिल्कुल है। उपयुक्त सभी है क्या? उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। अल्पदीप्तिकाल पौधे, अल्पदीप्तिकाल पौधे किसे कहा जाता है? तो अल्पदीप्तिकाल उस पौधे को कहा जाता है जो अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए कम धूप या कम सन ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसको अल्पदीप्तिकाल कहा जाता है। दीप्तिकाल का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए धूप की आवश्यकता कम पड़ता है, उसको अल्पदीप्तिकाल पौधे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? आप लोग बताइए वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है अजैविक है, जैविक है, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो अजैविक क्रिया है क्या? नहीं है, वाष्पोत्सर्जन अजैविक क्रिया नहीं है ना। जैविक क्रिया है क्या? हाँ बिल्कुल जैविक क्रिया है। उपयुक्त सभी है क्या? उपयुक्त सभी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है क्या? वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किन में होता है? पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे जिंदा होते हैं, वो मृत नहीं होते। सूखे पेड़ में वाष्पोत्सर्जन होता है क्या? नहीं होता। सिर्फ जो जीवित पेड़ में ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। अतः ये कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी पूछा जाएगा वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है छायाप्रिय पौधे को क्या कहा जाता है? छायाप्रिय पौधे, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सहभोजिता, हेलियोफिल्स और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? देखते हैं, फोटोसिंथेसिस तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सहभोजिता है क्या? बिल्कुल नहीं है। हेलियोफिल्स है क्या? बिल्कुल हाँ, ये सही आंसर है। उपयुक्त सभी है क्या? ये गलत है, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का ऑप्शन है अलग अलग चीज़ों को वो वर्णन करता है या उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। अब देखते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से इसका कोई लेना देना नहीं है। सहभोजिता है, सहभोजिता के बारे में पूर्व क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। एक को फायदा एक को नुकसान होता है। ठीक है, एक को फायदा एक को घाटा किसी प्रकार का नहीं होता है, तो ये कहलाता है सहभोजिता। अगला है हेलियोफिल्स। हेलियोफिल्स इसका सही आंसर हो जाएगा छायाप्रिय पौधे का। अब मैं बता देता हूँ, ऐसे पौधे जो पेड़ के छांव में उगते हैं या छाया में उगते हैं, जिसको धूप की कम आवश्यकता होता है, उसको क्या कहा जाता है? छाया प्रिय पौधा कहा जाता है। ठीक है, इसको छाया प्रिय पौधा कहा जाता है। हो गया, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा, स्थायी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? स्थायी विकास की अवधारणा को। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। आपबाऊ ने, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ब्रंटलैंड ने किया था क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। केशवान किया था क्या? गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, है भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रंटलैंड ने स्थायी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। आपबाऊ केमिस्ट्री में, ठीक है, एक टेबल दिया था 1:2 2:2, आपबाऊ का दिया गया नियम था। ब्रंटलैंड ने स्थायी विकास की अवधारणा दिया था। केशवान इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रंटलैंड ने स्थायी विकास का अवधारणा प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, आर्गन, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा क्या? नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज में रहते हैं जिससे हमको बहुत हाई एनर्जी मिलता है। गेहूं में, चावल में, शकरकंद में, आलू में रहता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है, नहीं है। आर्गन है क्या? आर्गन भी नहीं है। ठीक है, आर्गन का हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा आर्गन गैस वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम है क्या? जी हाँ, मैग्नीशियम का सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के निर्माण में
मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के निर्माण के बाद ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, भोजन बनाया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हर साल चलाया जाता है, पर्यावरण बचाना है, जीव जंतु बचाना है, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। बचाओ अधिनियम से जाना जाता है क्या, नहीं जाना जाता। रोको और रोको अधिनियम, तो इसे जाना जाता है क्या, नहीं जाना जाता। छाता विधान अधिनियम, जी हाँ बिल्कुल, छाता विधान अधिनियम के नाम से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, छाता विधान कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, अंकुरन के लिए बीजों को कम तापमान पर रखना क्या कहलाता है। अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना। अंकुरन के लिए बीजों को कम तापमान पर रखना क्या कहलाता है। ऑप्शन है तापीकरण, तापीकरण होगा क्या, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पुष्पासन होगा क्या, नहीं होगा पुष्पासन। ऑप्शन नंबर सी बसंतीकरण, जी हाँ बसंतीकरण सही आंसर हो जाएगा। अंकुरीकरण है क्या, नहीं है, अंकुरीकरण नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बसंतीकरण कहलाता है, अंकुरन के लिए कम तापमान पर रखना। चलिए तापीकरण मतलब ताप पे रखना, तो ताप पे रखेगा तो बीज है अंकुरन होने के बजाय भस्म हो जाएगा, यानी वो जल जाएगा, है ना, ताप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगला है पुष्पासन, पुष्पासन है क्या, नहीं, पुष्पासन क्रिया ही नहीं किया जाता। बसंतीकरण कहलाता है वही कि कम तापमान पर रखना। अंकुरीकरण, तो अंकुरीकरण जब हम लोग ये बीजों को कम तापमान पर रखते हैं, है ना, उसको कम तापमान दिखाते हैं, अंकुरीकरण होने लगता है। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ऑप्शन है डब्ल्यू हर्कले, जोसेफ फॉरमैन, आइंस्टीन, जे.के. हैकले। तो किसने लगाया था, तो देख लेते हैं। डब्ल्यू हर्कले, इन्होंने पता लगाया था क्या, नहीं, इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया था। जोसेफ फॉरमैन, जी हाँ जोसेफ फॉरमैन का सही आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन ऐसा है जो गति के नियम के बारे में फिजिक्स में दिया था। जे.के. हैकले है ना, ये सहायक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फॉरमैन, जिन्होंने ओजोन का जो क्षय होने का पता सर्वप्रथम लगाया था। और जोसेफ फॉरमैन कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए, है ना। ओजोन परत के कारण ही सूर्य का प्रकाश जो फिल्टर होकर पृथ्वी तक पहुँचता है। ठीक है, तो इसी का पता जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। अगला है पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया है। देख सकते हो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया है। ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा हो जाएगा, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भिलाई स्टील प्लांट को भी लाया गया था, है ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कई प्रकार के विकास के बारे में बताया गया था, इंडस्ट्रियल। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। द्वितीय तृतीय गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ए बी और डी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत पर्यावरण विकास को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज को जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है हमने करा दिया है, और इसी प्रकार का और क्वेश्चन चाहिए था आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे संस्था से। और डिफरेंट जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और बाकी हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।